सामईन की खिदमत में आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका हमनवा शुजाउर रहमान। पुरखुलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामईन, ज़िंदगी की ज़रूरियात में जहाँ खाने पीने, पहनने और तालीम जैसे मसाइल अहमियत रखते हैं, वहीं एक छत, एक मकान या एक ज़मीन का मालिक होना भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में शामिल है। हर शख्स चाहता है कि उसके पास अपनी छत हो, अपनी पहचान हो। लेकिन सामईन, जायदाद की खरीदारी एक संजीदा मामला है। महज ख्वाब या ख्वाहिश के ज़ोर पर अगर एहतियात न बरती जाए तो ये नेमत जहमत में बदल सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ज़मीन या मकान खरीदने के शौक़ में ज़रूरी कागजात की जांच नहीं करते और कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसके बाद अक्सर बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसी निस्बत से हमारी आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे जनाब अफरीद सिद्दीकी साहब से, जो कि सिविल कोर्ट लखनऊ में एडवोकेट हैं। गुफ्तगू का उन्वान है जायदाद की खरीदारी में रखें बेदारी। जनाब अफरीद सिद्दीकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप हमारे सामईन को ये बताएं कि आमतौर पर लोग जायदाद खरीदते वक्त सबसे बड़ी लापरवाहियाँ या गलतियाँ कौन सी करते हैं? उनकी लापरवाही ये होती है, जो सामने वाला का होता है, बोलता है ये ज़मीन बिक रही है या प्लॉट बिक रहा है, मकान, खासकर जो होते हैं ब्रोकर, उन पर यकीन कर लेते हैं। ये उनकी लापरवाहियाँ होती हैं। जी। और पेपर को ठीक अच्छे वकील से चेक नहीं कराते हैं। उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं हूँ, अब आदमी तो कोई भरोसा नहीं हुआ, आज है कल नहीं है। अगर उसको अच्छी तरीके से जांच कराएं उसकी सेल डेट की, तो वो समस्याओं से वो बच सकते हैं। अच्छा। जो भविष्य में आने वाली होती हैं, जैसे कि ज़मीन फर्जी है या किसी कोई और ओनर है किसने बेच दी, तो समस्याओं को भविष्य में ना आएंगे, वो अच्छे से उसकी जाँच कराएंगे। तो जब कोई ज़मीन या मकान खरीदने का इरादा करता है तो इब्तदाई मरहले में किन कागजात की जांच लाजमी करनी चाहिए? सबसे पहले रजिस्ट्री की, उसके बाद खतौनी की। खतौनी जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसका नाम है कि नहीं है जी। ऐसा ना हो खतौनी नाम किसी और का हो, ज़मीन वहाँ पे खेती की हो, बोल रहा हो आबासी में बेच देंगे, ये करा देंगे। अच्छा। और वहाँ पे दाखिल खारिज हो रही है नहीं हो रही है, दाखिल खारिज ऐसा ना। हाँ, दाखिल खारिज में ऐसा भी होता है कि 1/4 ज़मीन होता है कि ज़मीन किसान की होती है, वहाँ सिर्फ रजिस्ट्री हो पाती है आपकी। अच्छा। दाखिल खारिज नहीं हो पाती है। अगर मान लो कोई ज़मीन, कोई गवर्नमेंट को स्कीम आती है, LDS को कोई एक्वायर कर लेता है, कोई स्कीम देता है, तो उसको आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा मिलेगा जो उसमें किसान होगा उसको मिलेगा मुआवजा, जिसका नाम खतौनी भी होगा। रजिस्ट्री से आप मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी, आपने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया। तो सेल डेट, रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी जैसे मामलात आम खरीदार के लिए अक्सर उलझन का बाइस बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बराए करम सादा लफ्ज़ों में बताएं कि इन चीज़ों की अहमियत क्या है और इनकी जांच कैसे की जाए? इनकी जांच, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन में इरादा बनाएं या आपको इस लायक है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो सबसे पहले अपने पेपर की अच्छे से जाँच कराएं। खासकर पहले चाहिए जब जहाँ जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसका नक्शा वहीं पे है कि जहाँ पे आपको प्लॉट बता रहा है उसमें नक्शे में देखिए कि प्लॉट वहीं पे है। ऐसा ना हो कि नक्शे में कहीं और बता रहा हो और प्लॉट आपको कहीं और हो, उसके आपके रजिस्ट्री कर दी, और जब वहाँ आप गए कब्जा लेने के लिए कि अब मैं मकान बनाऊंगा, तो आपको मालूम पड़ता है कोई विभाग के लोग आते हैं LD के कि यहाँ आपका प्लाट ही नहीं है, प्लाट आप कहीं और है। तो उसमें आप बड़ी समस्या, बहुत से मेरे पास आते हैं लोग इस लेके समस्याएँ, क्योंकि रजिस्ट्री भी हो गई, बोला कि प्लाट ये है आपका, मगर वहाँ प्लाट जब मकान बनाने जाते हैं तो प्लाट किसी और नाम होता है, प्लाट उनका कहीं और होता है। जब वो नक्शा देखते हैं तो मालूम पड़ा प्लाट उनका 2 किलोमीटर आगे है। तो मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, बहुत मुश्किल खड़ी होती है। तो ये टाइटल डेट या मिल्कियत के असल सबूत की परख निहायत अहम है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। लेकिन इसकी तस्दीक किस तरह मुमकिन है ताकि बाद में तनाज़ा ना खड़ा हो? सबसे पहले अच्छा वकील करिए, हायर करिए। उससे आप जो उसकी, बहुत से ऐसे होते हैं फीस के जाने चक्कर में वकील नहीं करते हैं। खासकर जो हमें पता है सब तक, उसको अच्छे जो प्रॉपर्टी के काम करते हों, वकील भी अलग अलग होते हैं जो इस क्षेत्र का हो, उसके बाद प्रॉपर्टी का काम हो वगैरह, उससे आप अच्छे से जांच करवाएं। जब वो आप हाँ करें तभी आप प्लॉट लें। अच्छा, तो ये बैंक से लीगल वेरिफिकेशन लेना कितना ज़रूरी है? ये फ़र्क पड़ता है आपका बैंक कौन सा है। बहुत से बैंक ऐसे भी होते हैं जो ये नहीं देखते हैं, कि खासकर प्राइवेट बैंक होते हैं, वो लोन कर देते हैं, उनको अपना लोन से होता है, उनको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, आपने उनको दिया। अहम बैंक में होते हैं जो बैंक होते हैं गवर्नमेंट के, जी, जैसे गवर्नमेंट बैंक हैं, वहाँ से लोन कराएंगे वो बेहतर रहेगा आपके लिए। जी, उसका लीगल जो होता है बेस्ट होता है। और प्राइवेट लोग मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जी, कि वहाँ नाला है, वहाँ उन्होंने लोन कर दिया है, वो पसले पड़ी हुई है। जी। वकील साहब, आप ये भी हमें बताएं कि अगर ख्वातीन या बुजुर्गों या बच्चों के नाम पर जायदाद खरीदने के कुछ कानूनी फ़ायदे हैं या इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं जिसे मद्देनज़र रखना चाहिए? कानूनी फ़ायदे का अगर आप किसी लेडीज़ के नाम पे ले रहे हैं तो आपका इसमें स्टैम्प ड्यूटी का एक फ़ायदा होता है, वो आपका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि आपकी मालियत प्लॉट की आ रही है 10 लाख रुपए, जी,
तो इस पे अगर आप जेंट्स पे लेंगे तो आप इस पे जाएगा स्टैम्प जाएगा 7% का, और लेडीज़ पे लेंगे तो 6% जाएगा। 6% और बच्चे ग्राम पे तो रजिस्ट्री नहीं होती क्योंकि वो नाबालिग में आते हैं, अच्छा। और उनकी रजिस्ट्री तब होगी जब आपको संरक्षक होंगे, पिताजी बने संरक्षक, जब वो बालिग हो जाएंगे तो उनके नाम जाएगी प्रॉपर्टी। यानी कि 18 साल के बाद। जी जी। फर्जी स्कीमों और धोखाधड़ी से बचने के लिए खरीदार को किन किन बुनियादी बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए? फर्जी स्कीमें ये होती हैं जी कि किसी ने बोला कि ये गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है, इसमें आपको हम प्लॉट दिला देंगे, जी ये LDA का आने वाला है स्कीम, उसमें आपको हम प्लॉट 40 लाख का दिला देंगे, 32 लाख का। तो इससे पहले जांच करें, अगर ऐसा कोई कहता है तो पहले आप LDA के ऑफिस जाएँ, वहाँ उनसे पूछें कि हाँ इससे कोई स्कीम आपके वहाँ आने वाली है कि नहीं। या बहुत से ऐसे भी होते हैं कहते हैं डूडा का बनने वाला है मकान, फ्लैट 5 लाख का है फ्लैट, मुझको $2 दे दीजिए तो मैं दिला दूंगा आपको जब 6 महीने बाद। तो उससे जहाँ उनका ऑफिस हो वहाँ पहले वो जाएँ, वहाँ उसके अच्छे से दरियाफ्त करें। अब खुद नहीं जा पाए तो किसी वकील को हायर कर लें, उसको भेज दें, जी। या कोई उनके परिवार में हो समझदार है उसको भेज दें, मगर जांच करके फिर प्लाट लें, किसी की बहकावे में ना आए। आजकल के दौर में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि एक ज़मीन की 5-6 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। तो इस जांच करने के लिए सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि उसमें देखिए उसमें रकबा कितना है, कितनी ज़मीन सेल हो चुकी है जी। कितनी बची है, जो किसान है उसके बाद इतनी ज़मीन जो बेच रहा है उसके बाद ज़मीन इतनी बाकी रह गई नहीं रह गई है, वो सब रिकॉर्ड आपको रजिस्ट्री ऑफिस मिल जाता है। अगर आप कोई अच्छा वकील करे तो सब वो निकाल लेगा आपको कि मान लिया आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो वो रजिस्ट्री कर चुका है 1.5 बीघा की जी, तो समस्या आ सकती हैं बाद में। तो बहरहाल ये होगा कि कितनी रजिस्ट्री हुई, खतौनी में कितनी ज़मीन है उसके पास, किसान के पास, और को कितनी रजिस्ट्री कर चुका है। ये मैं बात बता रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र की जी। शहरी का अलग होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये कितनी रजिस्ट्री कर चुके हैं कितनी बाकी है, ये चीज़ें जरूरी होती हैं। और शहरी में तो ये होता है आजकल फ्लैट बने हुए हैं, ज़मीन छोटा प्लाट होता है तो उसमें ये होता है चेन डीड की, चेन डीड प्रॉपर्टी उसके पास आई कहाँ से कि उसके बाप दादाओं की है, उसमें चेन डीड पूरी देखनी पड़ती है, उसमें 8-10 रजिस्ट्री देखनी पड़ती है पुरानी कि ज़मीन कब से चले आ रही इनके पास, कब से इसकी मालिकाना हक प्राप्त है इनको, तो वो देखना पड़ता है। ये भी अगर आपको एक वकील करेंगे तो सब बता देगा आपको, क्योंकि आम आदमी के लिए इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए। कुछ होते हैं जो बहुत यही काम करते हैं, उनको पता होता है कैसे क्या है, प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनको नॉलेज होती है, इस बात का इल्म मगर आम आदमी को नहीं होता है। बेचारा जॉब करता है वो 10 से 5 की बैंक में कहीं और क्षेत्र में, तो इसकी तरफ की इच्छा है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो अच्छे उसकी जांच करें, अगर खुद ना कर पाए तो किसी वकील से करा लें, जब वकील आपका हाँ करे तभी आप प्रॉपर्टी लें। ठीक, जी जी, बहुत खूब आपने बताया। वकील साहब आप ये भी हमें बताएं कि अगर जायदाद खरीदने के बाद कोई तनाज़ा या झगड़ा सामने आ ही जाए तो आम आदमी को सबसे पहले कौन सा कानूनी कदम उठाना चाहिए? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, उस पर कोई झगड़ा सामने आता है तो सबसे पहले आप जाइए पुलिस स्टेशन, जाइए वहाँ पे इसके लिए कराइए FIR, क्योंकि आपके साथ हुई 420 जो आपको पहले बताई नहीं गई थी जी। वो FIR कराने के बाद मुकदमा हो जाएगा उसके ऊपर। जिसने आपको प्लॉट खरीदवाया है या कहा है प्लॉट ले लीजिए आप, तो उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होगी। जी हाँ। वकील साहब, शहरी और देही इलाकों में जायदाद की खरीद फरोख्त के अमल या कवानीन में कोई नुमाया फ़र्क है? अगर है तो वो क्या है? फ़र्क अगर ग्रामीण में ले रहे तो वहाँ खतौनी की बेस पे होता है कि खतौनी में नाम है कि नहीं है प्लॉट जिससे प्लॉट ले रहे हैं। अगर कोई शहरी में ले रहे हैं तो इसमें होती है चेन डीड कि रजिस्ट्री आज ये रजिस्ट्री इनके नाम पे थी, इससे पहले इसके नाम पे थी, नगर निगम म्यूटेशन का है कि नहीं है, जी सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। अच्छा, तो हुकूमती सतह पर भी क्या जायदाद की खरीद व फरोख्त के अमल में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने कोई इक़दामात या सहूलतें फराहम की हुई हैं? अभी 20 दिन पहले गई है। पहले ये था कि रजिस्ट्री ऐसे हो जाती थी, कोई भी किसी का आधार लगा दिया रजिस्ट्री हो जाती थी पैन। अब ये हो गया है रजिस्ट्री में आधार कार्ड कर दिया, आइडेंटिटी कर दिया है, पैन कार्ड कर दिया गया है, और अब तो ये है पार्टी के पास OTP आती है कि वाकई आप रजिस्ट्री करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो प्लॉट बेचते हैं प्लॉट खरीदते हैं दोनों के पास डबल वेरिफिकेशन OTP के थ्रू, जब तक OTP नहीं बताएंगे और जिसका उसमें नंबर पड़ा हो तो मैंने नंबर अगर आपने अपने में डाल दिया तो उस पर अगर प्रॉपर्टी फर्जी निकलती है तो इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई सकती है, क्योंकि नंबर पड़ा है आपका, फ़ोन नंबर पड़ा है, ये एक अहम बात है। पहले क्या था आधार पे फ़ोटो एडिट किया, जो बहुत सी चीज़ें होती हैं मैंने देखी हैं, और नाम एडिट किया करा दी रजिस्ट्री हो गई रजिस्ट्री। पर अब ये है कि OTP जाता है पार्टी के पास। वेरिफिकेशन बहुत ही टफ कर दिया गया पहले से। जी, ये तो बहुत ज़रूरी बात ये आपने बहुत बताई। अच्छी चीज़ हुई है, ये मुश्किल हुए इसको 1 महीना हुआ होगा। 1 ही महीना? हाँ 1 ही महीना हुआ है। इस पर शुरू में वकीलों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि गलत है, जब वकीलों को समझाया गया तो ये चीज़ समझ में आई वकीलों को, तो उन्होंने कहा ये ठीक है। जी, तो आपने बड़ी खुश उसलूबी से हमारे तमाम सवालात का जवाब दिया। जनाब अफरीद सिद्दीकी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सामाईन इकराम, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जनाब अफरीद सिद्दीकी साहब के साथ। गुफ्तगू का उन्वान था जायदाद की ख़रीदारी में रखें बेदारी। उम्मीद है हमारी आज की गुफ्तगू आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी। याद रखिए, जायदाद ख़रीदना ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला है, लिहाजा हर कदम सोच समझ कर
कागजात की मुकम्मल जांच के साथ और कानूनी मशवरे को नज़रअंदाज किए बगैर उठाएं। इसी में आपके हाल और मुस्तकबिल की भलाई है। आइए माहौल को ज़रा तब्दील करते हुए आपको कलाम शायर के तहत एक नश्र शुदा कलाम जनाब अतीक अहमद खां का सुनवाते हैं। महसूस फरमाएं। हजरात, गज़ल से पेशतर चंद अशार समात फरमाएं कि किस कदर अंधेरा है प्यार की बस्ती में, किस कदर अंधेरा है प्यार की बस्ती में, कहाँ गए दीप उल्फत के जलाने वाले, उफ़ ये कैसा निज़ाम है शहर का तेरे, उफ़ ये कैसा निज़ाम है शहर का तेरे, लुट जाते हैं रास्ता बताने वाले। और 4 मिसरे समात फरमाएं कि रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, शाखों पे फूल मुरझाने लगे। और जब से यौवन ने दी है दस्तक, जब से यौवन ने दी है दस्तक, उंगलियों पे दुनिया नचाने लगे। और हजरात 4 मिसरे समात फरमा लें। हिजर की रातें प्यार का मौसम, कि हिजर की रातें प्यार का मौसम, और आलम तन्हाई का, हिजर की रातें प्यार का मौसम, और आलम तन्हाई का, कि तूने दर्द जगा देता है झोंका एक पुरवाई का। और हजरात ये शेर बतौर ख़ास समात फरमाएं कि जैसे फ़ज़ा मुतज़लज़ल हो, कोनैन को झटके लगते हों, कि जैसे फ़ज़ा मुतज़लज़ल हो, कोनैन को झटके लगते हों, ऐसा आलम भी देखा है इस दिल ने तेरी अंगड़ाई का, ऐसा आलम भी देखा है इस दिल ने तेरी अंगड़ाई का, हिजर की रातें प्यार का मौसम। और 4 मिसरे समात फरमाएं। उसके बाद एक गज़ल आप हजरात की नज़र करूँगा। एक पल में उसे जाने क्या हो गया, एक पल में उसे जाने क्या हो गया, जो वफादार था बे वफा हो गया, एक पल में उसे जाने क्या हो गया, जो वफादार था बे वफा हो गया। और ये शेर बतौर ख़ास समात फरमाएं कि एक भिखारी की अक्सर सुनिए सदा, एक भिखारी की अक्सर सुनिए सदा, जो भी ऊंचा उड़ा वो फना हो गया, जो भी ऊंचा उड़ा वो फना हो गया। हजरात एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं, मतला समात फरमाएं कि हम यकीन उनके वादों पे लाते रहे, हम यकीन उनके वादों पे लाते रहे, यानी दानिस्ता धोखा ही खाते रहे। और हुस्ने मतला समात फरमाएं कि इम्तिहा इश्क में ये भी आते रहे, इम्तिहा इश्क में ये भी आते रहे, वो हमें हम उन्हें आजमाते रहे, इस तरह दिल की महफिल सजाते रहे, इस तरह दिल की महफिल सजाते रहे, हम तसब्बुर में उनको बुलाते रहे,
और ये शेर बतौर ख़ास गज़ल का पहला शेर नज़र कर रहा हूँ कि काश दिल भी मिला देते दिल से मेरे, काश दिल भी मिला देते दिल से मेरे, वो निगाहें तो अक्सर मिलाते रहे, छेड़ नजरों को जुल्फों से मंजूर थी, छेड़ नजरों को जुल्फों से मंजूर थी, वो बिगड़ते रहे हम बनाते रहे, उनसे उम्मीद चश्मे करम तो न थी, उनसे उम्मीद चश्मे करम तो न थी, हाल दिल उनको लेकिन सुनाते रहे। और शेर समात फरमाए कि देख कर मेरी कश्ती को मझधार में, देख कर मेरी कश्ती को मझधार में, अहले साहिल भी आंसू बहाते रहे, मुझको मीनाओ सागर से क्या वास्ता, मुझको मीनाओ सागर से क्या वास्ता, वो निगाहों से अपनी पिलाते रहे। और मक्ता समात फरमाए कि फूल जब भी खिले गुलसिता में अतीक, फूल जब भी खिले गुलसिता में अतीक, हम ही कलियों का चेहरा धुलाते रहे। भी आप इल्तिफात फरमा रहे थे जनाब अतीक अहमद खां साहब के खूबसूरत कलाम से। तो सामाईन, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है kkLS-urdu@gmail.com। ख़त के लिए हमारा पता है प्रोग्राम ख़त के लिए शुक्रिया, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड नंबर है 226001। तो सामाईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शुजाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।